कि इसमें जस्टिन ट्रूडो क्यों कूद पड़े हैं? जस्टिन ट्रूडो की क्या भूमिका है इसमें? ऐसा क्यों हो रहा है कि जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल प्रो खालिस्तानी एलिमेंट को खुला सपोर्ट दे रहे हैं और एंटी इंडिया स्टैंस रख रहे हैं और इंडिया के साथ जिस भी तरह के रिलेशंस कनाडा के हैं सबको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? ऐसा क्या है, इसके पीछे वजह क्या है? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हर्षित अग्रवाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। दोस्तों, कल कनाडा के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पब्लिकली ये बात एडमिट कर ली कि उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूएस की मीडिया में लीक कराया था। तो इसमें तो बवाल छिड़ गया। कनाडा की जो एनएसए है, नेथली ड्रॉन, उन्होंने ये बात कही कि जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर हरदीप सिंह निज्जर की जो डेथ हुई और जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको जो डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, इनके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। इंडियन रॉ ऑफिशियल्स और इंडियन डिप्लोमेट्स ने मिलकर ये काम को अंजाम दिया है और इसके पीछे शायद इंडियन गवर्नमेंट की बैकिंग है। तो कनाडा के एनएसए ने ये बात कही और जब उनसे पूछा गया कि लीक करने की परमिशन आपको किसने दी, तो कनाडा की जो एनएसए है उन्होंने ये बात कही कि हमें लीक कराने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, हमें पीएम से ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती लीक कराने के लिए। तो दोस्तों, ये सारी वारदातें हुई और इसी के बीच जो कनाडा के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं डेविड मॉरिसन, उन्होंने ये बात बताई कि जब उनकी मीटिंग चल रही थी वॉशिंगटन पोस्ट के साथ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो गए थे, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात बताई कि अजीत डोभाल और अमित शाह ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। उनके कहने पे ही इंडियन रॉ एजेंट्स और इंडियन डिप्लोमेट्स ने मिलकर निज्जर को मारा और जो कनाडा में प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको डेथ थ्रेट्स दी जा रही है। लेकिन जब बाद में कनाडा की एनएसए से पूछा गया तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने यूएस मीडिया को ये नहीं बताया कि इसके पीछे अमित शाह या अजीत डोभाल का हाथ है कि नहीं है। इस बारे में यूएस मीडिया से हमारी कोई बात नहीं हुई। तो दोस्तों, कनाडा का जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है और जो एनएसए है, उन दोनों की आपस में ही बात में कॉन्ट्राडिक्शन है। एक कुछ और बोल रहा है, एक कुछ और बोल रही है। अब कनाडा की एनएसए ने यह भी कहा कि ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक मूव है। यूएस मीडिया में इंडिया की इंफॉर्मेशन लीक कराना हमारा एक स्ट्रेटेजिक मूव है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो नैरेटिव है उसको यूएस मीडिया में कवरेज मिले और यूएस मीडिया उस चीज को पुश करे। इसके साथ ही दोस्तों, इंडियन डिप्लोमेट्स जो कनाडा में थे, साथ साथ जो इंडियन हाई कमिश्नर संजय वर्मा जो कनाडा में थे, उनको भी इंडिया ने वापस बुला लिया है। साथ ही इंडिया में जो कनाडा के डिप्लोमेट्स थे उनको भी वापस भेज दिया। अब इसमें कनाडा कह रहा है कि हमने जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे वहां पे उनको एक्सपेल किया है। कनाडा ने एक्सपेल नहीं किया। कनाडा के एक्सपेल करने से पहले ही इंडिया ने उनको वापस बुला लिया था और यहाँ के डिप्लोमेट्स को वापस भेज दिया था कनाडा। ये वारदात हुई थी। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते क्यों हैं। 5 कंट्रीज हैं, कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इन 5 कंट्रीज ने आपस में एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस बनाया हुआ है जिसको 5 आइज अलायंस कहते हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो इन 5 कंट्रीज में जो पॉपुलेशन रहती है, जो उनकी एथनिसिटी है, उनको कहा जाता है एंग्लो सैक्सन ग्रुप। एंग्लो सैक्सन क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, एक टाइम पे जब 16th सेंचुरी में यूके का वर्चस्व था पूरे वर्ल्ड पे, यूके की डोमिनेशन थी और यूके की वर्ल्ड में हर कंट्री यूके की कॉलोनी थी। उस टाइम पे यूके ने इन 5 कंट्रीज में जो इन कंट्रीज के जो इंडिजिनस लोग थे, जो वहां के नेटिव निवासी थे, उनको कत्ल करके, उनका मास एग्जीक्यूशन करके वहां पे अपने पॉपुलेशन को बसाया और बाद में जनरेशन दर जनरेशन वो पॉपुलेशन आज के डेट में एंग्लो सैक्सन कहलाती है। तो बेसिकली ये यूके मूल के ही हैं। तो अब इन 5 कंट्रीज ने मिलके 5 आइज अलायंस एक बनाया जिसका मुख्य काम है इंटेलिजेंस गैदर करना पूरे वर्ल्ड में और उसको आपस में शेयर करना। 5 आई अलायंस जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था 1946 में।
यूएस और यूके के बीच में एग्रीमेंट हुआ था 1946 में, इन दोनों ने मिलकर अलायंस बनाया था। फिर 1949 में कनाडा भी इन्वॉल्व हो गया और 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी आ गया। तो 5 आंखें बन गई। दोस्तों, इनका काम क्या होता है? पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इंटेलिजेंस है उसको गैदर करना, उनका एनालिसिस करना और उसके हिसाब से कोऑर्डिनेटली मूव करना। इनकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है दोस्तों। ये पूरे वर्ल्ड में इंटेलिजेंस गैदर करने के साथ साथ ही अपने कंट्री के जो लोग हैं, अपने कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, उन पे भी नजर रखते हैं, बट ये खुद से नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, अगर कनाडा को अपनी सिटीजन्स पे नजर रखनी है, अपने सिटीजन्स पे सर्विलांस सिस्टम बिठाना है, तो वो दूसरे 5 अलायंस के कंट्रीज को कहता है कि आप हमारे सिटीजन्स पे नजर रखिए, बदले में हम आपके सिटीजन पे नजर रखेंगे। तो ये लोग आपस में एक दूसरे के सिटीजन्स पे भी नजर रखते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं जहां उनको जरूरत पड़ती है। दोस्तों, ये एक इतनी खुफिया एजेंसी है कि 1973 तक, 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐड हो गए इस ग्रुप में, और 1973 तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को ही नहीं पता था कि हमारी कंट्री 5 अलायंस का हिस्सा है। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी खुफिया एजेंसी है। पहली बार 2010 में 5 अलायंस ने अपना एग्रीमेंट पब्लिकली पब्लिश किया। उसके पहले तक किसी को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ये इशू है क्या, इसके पीछे की वजह क्या है, खालिस्तानी इशू क्या है। तो आपको बताऊं दोस्तों, कनाडा आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से ही एंटी इंडिया नैरेटिव बना के चल रहा है। इंडिया को कई बार उसने धोखा दिया है। मैं कनाडा की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कनाडा के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। कनाडा के लोगों में इंडिया के लिए बहुत सिंपैथी है। हाल ही में वो डिस्टर्ब हुई है क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स काफी ज्यादा कनाडा जा चुके हैं इंडिया से, जिसकी वजह से जो वहाँ के नेटिव लोग हैं उनको जॉब नहीं मिलती है। तो अब उनके मन में थोड़ा सा हेट्रेड पैदा हो गया है इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये बात है। अब हो क्या रहा है, 1947 में भी जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद जब यूएन का इंटरवेंशन हुआ उसमें, और यूएन ने बोला कि अब दोनों को सीज फायर करना होगा, सीज फायर के बाद प्लेबिसाइड होगा। प्लेबिसाइड मतलब जनमत संग्रह, मतलब वहां के कश्मीर के लोगों से पूछा जाएगा कि आप किस तरफ रहना चाहते हैं, इंडिया में या पाकिस्तान में। तो वो सीज फायर होने के बाद होगा। एक यूएन के सारे कंट्रीज ने मिलकर एक कंसेंसस बनाया। उस कंसेंसस के तौर पे पहुंचे ये लोग कि पहले सीज फायर करेंगे, उसके बाद हम प्लेबिसाइड करवाएंगे। बट कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आप पहले प्लेबिसाइड करवाइए, सीज फायर तो होते रहेगा बाद में। फिर 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश बना, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसके बाद भी इन लोगों ने ऐसे ही किया। खालिस्तान बेसिकली एक नैरेटिव है दोस्तों। खालिस्तान इज ऑल अबाउट इलीगल ड्रग, इलीगल वेपन रैकेट और इलीगल वीजा रैकेट। इससे ज्यादा खालिस्तान कुछ नहीं है। एक नैरेटिव डेवलप किया गया यूएस द्वारा, कनाडा द्वारा, और जो पाकिस्तान की आईएसआई है उसके द्वारा। डिटेल में समझाता हूं आपको इसके पीछे की कारण क्या है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो मिडिल ईस्ट है वो रिजर्वोयर है तेल का और नेचुरल गैस का भंडार है वहां पे। मिडिल ईस्ट के ईस्ट में रशिया है, जो उस टाइम सोवियत संघ हुआ करता था, और वेस्ट में यूरोप और यूएस, मेनली यूएस, जो कैपिटलिज्म जहां पे चलता है। तो एक तरफ वामपंथ, एक तरफ पूंजीवाद, मतलब एक तरफ कम्युनिज्म ईस्ट में और वेस्ट में कैपिटलिज्म। दोनों ही चाहते थे कि जो मिडिल ईस्ट का जो एरिया है उनके कब्जे में आ जाए, ताकि तेल और नेचुरल गैस उनके कब्जे में आए, क्योंकि उस टाइम पे तेल और नेचुरल गैस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आज भी है, उस टाइम पे तो और ज्यादा थी। तो ये नैरेटिव चल रहा था, दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू थी। कौन जीतेगा, कौन इस जगह को अपने कैप्चर में लेगा, किसकी आइडियोलॉजी से प्रभावित होगा ये एरिया। तो इसी चक्कर में यूएस ने अपने 2 एलाई बनाए मिडिल ईस्ट में और एशिया में। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, एशिया में पाकिस्तान। यूएस को पता था कि पाकिस्तान इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, इंडिया को पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन मानता है अपना, और 1971 वॉर के बाद पाकिस्तान को गहरा धक्का लगा था और पाकिस्तान फिराक में था इंडिया को कैसे नीचा दिखाया जाए। तो उस टाइम पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटजी बनाई, ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स। हम इंडिया को 1000 टुकड़ों में काटेंगे और उनका खून बहाएंगे। तो यूएस का दिमाग, पाकिस्तान की आईएसआई और कनाडा और यूएस का पैसा, इन तीनों ने मिलकर एक नैरेटिव को जन्म दिया, खालिस्तान। उसमें यूएस, कनाडा ने और आईएसआई ने मिलकर जो कनाडा में
भारतीय मूल के सिख वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा कनाडा में काफ़ी ज़्यादा है, लार्ज चंक में कनाडा में सिख पॉपुलेशन रहती है। उनको वहाँ पे लोकल गुरुद्वारे में ले जाना, उनकी ब्रेन वॉशिंग करना, वहाँ पे उनको रेडिकलाइज करना, क्योंकि जो कनाडा में लोकल गुरुद्वारे हैं, ज़्यादातर गुरुद्वारे में जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको कैनेडियन गवर्नमेंट नरिश करती है, नर्चर करती है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है हर लेवल पे। और जो पंजाब और हरियाणा से इलीगल वीजा के थ्रू जो भी पब्लिक जा रही है कनाडा, उनको वहां पे अच्छी जॉब तो मिलती नहीं है, प्लस जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो उनको ब्लैकमेल करती है, डराती है कि अगर आप हम जो कह रहे हैं वो काम नहीं करोगे तो आपको हम डिपोर्ट कर देंगे या डिटेन कर लेंगे, तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो तो आप फ्रीली यहाँ पे रह सकते हो। इस चक्कर में उनको वो बात माननी पड़ती है, और फिर उन लड़कों को, उन लोगों को जो यहाँ से इलीगली कनाडा गए हैं, उनको वहाँ के लोकल गुरुद्वारे में उनके साथ लाया जाता है, वहां उनको रेडिकलाइज किया जाता है, और उसके बाद इनको बोला जाता है कि आप खालिस्तानी प्रोपेगेंडा जो है, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट जो है, वो आप सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड करो, सोशल मीडिया पे फैलाओ। ये सारा नैरेटिव चलता है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि इसमें जस्टिन ट्रूडो क्यों कूद पड़े हैं, जस्टिन ट्रूडो की क्या भूमिका है इसमें, ऐसा क्यों हो रहा है कि जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल प्रो खालिस्तानी एलिमेंट को खुला सपोर्ट दे रहे हैं और एंटी इंडिया स्टैंस रख रहे हैं, और इंडिया के साथ जिस भी तरह के रिलेशंस कनाडा के हैं सबको वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ऐसा क्या है, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे की वजह आपको बताता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट ईयर कनाडा में इलेक्शन है, अगले साल कनाडा में प्रधानमंत्री का इलेक्शन है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसके लिए चुनाव होने वाले हैं। और अगर मैं आपको कनाडा का पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में समझाऊं तो जो कनाडा का पार्लियामेंट है उसमें जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे यहाँ पे लोकसभा होता है वैसे वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं, तो उसमें 338 सीटें हैं, 338 सीट्स है वहां पे। इसमें से 153 जो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी है उसके पास है, 119 सीट्स जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी के पास है, और तकरीबन 25 सीट जो है वो एनडीपी के पास है, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के पास है, और बाकी बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं उनकी 2-3-4 सीटें हैं। इस तरह से है। अब मेजोरिटी में आने के लिए और गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी भी एक पार्टी को 170 यानी 170 सीट चाहिए। तो एनडीपी ने लिबरल पार्टी को सपोर्ट कर दिया और वो मेजोरिटी में आ गई पार्टी, लिबरल पार्टी, और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली अपनी। एनडीपी जो है दोस्तों, मैं बताऊं किसकी पार्टी है, वो है जगमीत सिंह जिम्मी की पार्टी है। ये जगमीत सिंह जिम्मी वही है जो हरदीप सिंह निज्जर का दोस्त है। इसने आज से 30-40 साल पहले कनाडा में जाके वहां पे एक पार्टी बनाई, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये उस नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का हेड है। और एनडीपी के पास जो कनाडा की जो सिख पॉपुलेशन है उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। अभी पिछले महीने क्या हुआ, एनडीपी ने लिबरल पार्टी से अपना सपोर्ट वापस ले लिया, तो इसलिए लिबरल पार्टी जो है उसमें काफी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई है। सरकार कब गिर जाए कुछ पता नहीं। कुछ छोटी छोटी पार्टियों ने उसको सपोर्ट किया है जिसकी वजह से सरकार अभी तक टिकी हुई है। तो अब जस्टिन ट्रूडो को ये लग रहा है कि मैं किसी भी तरीके से नेक्स्ट ईयर का इलेक्शन हार न जाऊं, इसके लिए मुझे एक काम करना है, मुझे जो सिख वोट है, सिख डायस्पोरा का जो वोट है जो एनडीपी की तरफ है, उसको अपने में मिलाना है। इसलिए वो ये सारे कारनामे कर रहे हैं। वो ये लोगों को बताना चाहते हैं सिख पॉपुलेशन को कि देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, इंडिया के साथ सारे रिलेशंस मैं खत्म कर दूंगा तुम्हारे लिए, तुम मेरी तरफ आ जाओ, तुम्हें मैं खालिस्तान बनवा कर दे दूंगा इंडिया में। ये उनका मानना है। बट मैं आपको बताऊं दोस्तों, नेक्स्ट ईयर 99.9% चांसेस है कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी सरकार में नहीं आएगी, क्योंकि उनके जो सबसे बड़े कंटेंडर है जो कंजर्वेटिव पार्टी के, जिनका नाम है पियर पॉलिवर, उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर कनाडा का इलेक्शन जीत के कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो पियर पॉलिवर बनने वाले हैं। जस्टिन ट्रूडो को इसी बात का डर लग रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अभी मॉन्ट्रियल में इलेक्शन हुआ था 1 महीने पहले। मॉन्ट्रियल एक कनाडा का शहर है जहां पे इलेक्शन हुआ था। मॉन्ट्रियल लिबरल पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन वहां भी लिबरल पार्टी हार गई। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लिबरल पार्टी अभी उसकी पॉपुलैरिटी कितनी कम होते जा रही है। और जस्टिन ट्रूडो जो फेमस थे पहले, उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे जो एनडीपी का जो वोट है उसमें डेंट डालना है और जो सिख डायस्पोरा है उनको अपनी तरफ करना है। अब देखते हैं ऐसा हो पाता है कि नहीं। हालांकि फैक्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है 2-3 महीने में इनकी पार्टी जो है लिबरल पार्टी
वो सरकार बनाने में सक्षम ना हो सके और सरकार गिर जाए इनकी, ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।